हेलो एवरीवन, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिकली सीरीज चल रही है। तो मैंने अभी देखा कि जो बीएचयू का एग्जाम हुआ था इस बार, उसमें ना पीपीएम वाला शिफ्ट निकालने के लिए आ गया। एक तो बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था कि बेसिकली कि क्या हम 13C NMR में रेफरेंस क्या लेते हैं, वो तो मैंने ही बताया था, TMS को ही लेते हैं 1H में भी और 13CM में। कुछ लोग CDCl3 लगा के आ गए, वही उसका वो सोलवेंट होता है, ठीक है, उसको रेफरेंस के लिए नहीं लिखते, एक्सटर्नल रेफरेंस मान सकते हैं। बेसिकली इंटरनल रेफरेंस जो होता है वो हमारा वो TMS ही होता है, ठीक है। तो उसको बेसिकली एक्सटर्नल रेफरेंस सॉल्यूशन को बोलते हैं, सोलवेंट को बोल देते हैं जनरली, ठीक है। ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट में करते हैं हम, ये बात है। ओह ठीक है, यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं, आज मैं वही सिखाने वाला हूँ कि कैसे अगर मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी दे दे या हर्ट्ज में दे दे, ठीक है, कि इतने हर्ट्ज पे पीक आ रही है, उसको पीपीएम में कैसे लिखें, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के, वही सब सीखना है। तो बेसिकली ये केमिकल शिफ्ट में ही पढ़ते हैं हम कि केमिकल शिफ्ट को कैसे निकालें, हम केमिकल शिफ्ट को कैसे इंटर कन्वर्जन करें पीपीएम से हर्ट्ज में, कैसे मैं पीपीएम से हर्ट्ज में जाऊँगा और कैसे मैं हर्ट्ज से पीपीएम में जाऊँगा, यही सब सीखना है मुझे आज के एपिसोड में। तो सबसे पहले तो वही क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जो बेसिकली आज बीएचयू के एग्जाम में था। कुछ समथिंग 500 हर्ट्ज पे दे रखा था कि 500 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी इंस्ट्रूमेंट की। क्वेश्चन क्या था कि 500 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी इंस्ट्रूमेंट की। तो पूछ रहा था कि 2000 हर्ट्ज पर सिग्नल ऑब्टेन हो रहा है समथिंग ऐसे करके, तो वो पीपीएम में कितने पर आएगा, उसकी केमिकल शिफ्ट पीपीएम में कितनी होगी, ऐसा कुछ समथिंग क्वेश्चन था जिसका आंसर 4 पीपीएम समथिंग आ रहा था, ठीक है। तो देखो यही सब ऐसे क्वेश्चन कैसे करें ये सब सिखाने वाला हूं मैं आज के लेक्चर में। आओ कंटिन्यू करते हैं भाई। देखो ये एक चीज तो थोड़ी सी बेसिक बात बता दूं केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट जनरली हम पीपीएम में मेजर करते हैं। पीपीएम में मेजर करने का ये रीजन था हमारा, क्योंकि एक पर्टिकुलर हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाती है एनवायरनमेंट के साथ, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ वेरी करेगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, पर पीपीएम इज फिक्स्ड। देखो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू बी होती है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने माना कि मेरे यहाँ का इंस्ट्रूमेंट जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा यहाँ का 400 टेस्ला है, ठीक है, और आपने जो अपने घर पे रख रखा है एनएमआर, जैसे घर पे होता नहीं है एनएमआर, बहुत बड़ी वाली यूनिवर्सिटीज में होता है, छोटी मोटी में होता भी नहीं है, ठीक है। मेरे घर पे जो रखा है वो 400 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है उसमें, आपने जो रखा है वो 800 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। अब मैं मीथेन का सिग्नल निकालने गया, मेरे में 0.3 पीपीएम पर आया और आपके में आ रहा है भैया, आपका डबल है तो पीपीएम कह रहा, या तो मुझे फ्रीक्वेंसी बताना है। तो मेरे की जो फ्रीक्वेंसी आई बेसिकली वो 300 हर्ट्ज आई, और आपने जो घर पर लगा रखा था आपका 800 टेस्ला था, तो आपके जो CH4 की है वो फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज आ गई। तो पता चला मुझे कि भैया हम दोनों का कंपाउंड तो सेम था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ गई। तो फ्रीक्वेंसी में ये दिक्कत थी, तो हमने इसको पीपीएम में ले लिया, डेल्टा में। पीपीएम में क्या है कि मुझे पता चल गया कि आपका मैग्नेटिक फील्ड 800 टेस्ला का है और मेरा 400 टेस्ला का है, तो टेस्ला होती है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, उसी के अकॉर्डिंग मेरे की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। मान लिया मेरे की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग 400 मेगाहर्ट्ज होगी और आपकी की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग 800 मेगाहर्ट्ज होगी। तो अब 800 मेगाहर्ट्ज होगी तो मेरा जो सिग्नल दे रहा है वो 1600 हर्ट्ज पर दे रहा है और आपका जो सिग्नल दे रहा है वो 3200 हर्ट्ज पर दे रहा है फ्रीक्वेंसी में। पर अगर मैं इनको पीपीएम में निकालूंगा दोनों को, तो इसको भी पीपीएम 4 पीपीएम पर ये सिग्नल आएगा, इसका भी 4 पीपीएम पर सिग्नल आएगा। कैसे आएगा अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, यहीं बने रहना। आओ देखो सीखते हैं। देखो हमेशा ये चीज तो याद रखना कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। देखो इसको यहीं रख दो, और इधर समझते हैं, इधर हमने बहुत दिनों से लिखा भी नहीं है। सर देखो उसने बोला, एक क्वेश्चन से ही समझते हैं बिल्कुल, कि कोई मेरे पास ए कंपाउंड है, इसमें मुझे पीक जो ऑब्टेन हो रही है वो 1400 हर्ट्ज पर ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, और जो मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, या इंस्ट्रूमेंट की पावर है, इसको बोल सकता हूँ, या इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी पावर है मेरी 700 मेगाहर्ट्ज। देखो ये जो पावर होनी चाहिए ये मेगाहर्ट्ज में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, मेगाहर्ट्ज में, ठीक है,
याद रखना, तभी तो 10⁻6 हर्ट्ज करके बन के आएगा। ठीक है, अगर ये पावर मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज है, हमने हमेशा मान लिया कि अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे करो x मेगाहर्ट्ज है, तो मेरा 1 ppm जो होगा वो x हर्ट्ज के इक्वल होगा। ये चीज आप बात मान के चलेंगे, अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या इंस्ट्रूमेंट की पावर x मेगाहर्ट्ज है तो 1 ppm x हर्ट्ज के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर 700 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है तो 1 ppm मेरा 700 हर्ट्ज के इक्वल होगा, और जो TMS का सिग्नल आएगा वो 0 ppm पे आता है, मतलब 0 हर्ट्ज पर होगा। अब 0 से मैं 1400 आगे बढ़ गया, वो बोल रहा है A 1400 हर्ट्ज दे रहा है मोर देन ppm, हमेशा लिखता है मोर देन ppm क्योंकि ppm के मोर देन TMS क्योंकि हमारा रेफरेंस सिग्नल है या मोर देन रेफरेंस सिग्नल। तो 1400 हर्ट्ज दे रहा है और 700 हर्ट्ज का 1 ppm है, तो सिंपल सी बात है इसे 700 से डिवाइड कर दो हर्ट्ज से, ये ppm में आ जाएगा। 2 ppm पर मेरे A कंपाउंड की पीक मिल रही होगी, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो देखो जैसे यहाँ इंस्ट्रूमेंट मेरा 800 मेगाहर्ट्ज का था आपका वाला, तो 1 ppm आपके लिए कितना हो गया 800 हर्ट्ज के इक्वल। समझो मेरा जो 400 मेगाहर्ट्ज का था मेरे लिए 1 ppm 400 हर्ट्ज हो गया। अब जरा 400 से मैं अपने वाले को डिवाइड करता हूँ और तुम अपने वाले को 800 से डिवाइड करके बताओ, तो 8 चौक 32 4 ppm आया आपके वाले में भी आंसर और मेरे में भी 4 ppm आया। अब मेरा आपका दोनों का कंपाउंड एक ही है, इसलिए क्योंकि एक पर ही पीक आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ थी ना, इसलिए ppm मिली है बेसिकली। और यही तो इसी टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग करके। देखो कैसे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ये आजकल ट्रेंड है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का नेट गेट सब में। नेट में क्या कर देता है वो भी बताऊंगा, गेट में क्या कर देता है। देखो वो क्वेश्चन बोल दिया कि भैया मेरे पास कोई कंपाउंड है x, उसमें मेरे को 2 पीक ऑब्टेन हो रही हैं, एक 1200 हर्ट्ज पर और एक मेरी हो रही है कितनी 1600 हर्ट्ज पर, 1200 एंड 1600 हर्ट्ज पर पीक ऑब्टेन हो रही हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो है हर्ट्ज मोर देन TMS की फ्रीक्वेंसी से 1200 हर्ट्ज और 1600 हर्ट्ज ज़्यादा पर, क्योंकि देखो खुद सोचो TMS कहीं यही होगा, ये 0 हर्ट्ज पर, इससे 1200 ज़्यादा पर कोई एक कंपाउंड के लिए पीक हो रही होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा पर 1600 पर B के लिए पीक ऑब्टेन हो रही होगी। ठीक है, तो रेफरेंस से देते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट की पावर है वो मेरी 400 मेगाहर्ट्ज है। तो देखो 400 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट की पावर है या 400 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो आपको यहां से एक चीज बिल्कुल पता चल जानी चाहिए 1 ppm 400 हर्ट्ज के इक्वल होगा। जैसे ये बात पता चली आपको, आप दोनों को 400 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। ये 3 ppm पर सिग्नल होगा और ये 4 ppm पर सिग्नल होगा, मतलब एक सिग्नल 3 ppm पर, एक सिग्नल 4 ppm पर होगा। वो रिवर्स भी तो दे सकता है, रिवर्स भी दे सकता है भाई, क्यों नहीं देगा, उसको देना चाहिए रिवर्स भी। कैसे रिवर्स देगा और देखो समझते हैं। वो ये भी तो बोल सकता है कि भैया मेरे पास कोई कंपाउंड Y है, उसमें 3 पीक्स ऑब्टेन हो रही हैं, 3 पीक्स ऑब्टेन हो रही हैं, ठीक है, एट 2 ppm 2.5 ppm एंड 6.5 ppm पर। ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी of instrument is 500 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेरे इंस्ट्रूमेंट की। अब मुझे बताओ कि ये जो पीक ऑब्टेन हो रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा होगी TMS की फ्रीक्वेंसी से। बस वही तो निकालना है, TMS की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, तो समझ लो 1 ppm इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज होगा। 2 ppm इज इक्वल टू 2 इंटू 500 हर्ट्ज, यानी ये तो 1000 हर्ट्ज ज़्यादा होगा, मोर देन TMS से, ये तो ठीक है। दूसरा है 2.5 ppm, यानी 2.5 इंटू 500, 5 दूनी 10 और 1200 बुंधाई 1250.0, यानी 1250 हर्ट्ज मोर देन TMS। तो अगली है 6.5 ppm पर 6.5 इंटू 500, ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ठीक है,
5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 6 पंजे 2 3250 हर्ट्ज मोर देन TMS ये मिल रहा है। ठीक है, देखो वो क्या कर सकता है और ये बताऊँ, और घुमाने के लिए वो कर क्या सकता है, वो ये करेगा, वो जो देगा वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में ना देकर, मेगा हर्ट्ज में ना देकर, या तो गीगा हर्ट्ज में दे देगा। वो बोल देगा कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या इंस्ट्रूमेंट की पावर जिसको बोल देते हैं इज 100 गीगाहर्ट्ज, अब बस, या 1 गीगाहर्ट्ज या 100 गीगाहर्ट्ज, बस आप यहीं घूम जाओगे। इट्स नॉट इन गीगाहर्ट्ज। अब 1 ppm इज नॉट इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। अब ये रिलेशन ट्रू नहीं है। पहले मैं गीगाहर्ट्ज को मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करो तो 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 1000 मेगाहर्ट्ज होते हैं ना शायद, हाँ यही होते हैं यही। ठीक है, तो 100 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू 100 into 1000, that is means 10 raised to the power 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो जो मेरे इंस्ट्रूमेंट की पावर होगी वो 10 की पावर 5 मेगाहर्ट्ज होगी, ऐसा समझो। अब 10 की पावर 5 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 ppm है। ठीक है, ये चीज़ कन्वर्ट कर लेना, या फिर ऐसा बोल देगा कि 1 गीगाहर्ट्ज है तो आपको पता है 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1000 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, मेगा गीगा हाँ 1000 ही होता है शायद 100 होता है, इसको चेक कर लेना यार, मेरे को 1000 ही ध्यान आ रहा है। ठीक है, मेगा गीगा हाँ 500 होता है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछने का ज़माना भी है। इस चीज़ को आप करके जाएंगे और देखेंगे। ठीक है, और बस इसको यहीं खत्म करते हैं और अगले एपिसोड में मिलते हैं। केमिकल शिफ्ट के बारे में कुछ और अच्छा बता दूंगा या फिर और कोई नया एपिसोड लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।